के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। देने वाले हैं अलग अलग खबरें आपको दिखाएंगे। 7 बजे के बुलेटिन में कौन कौन सी 7 बड़ी खबरें रहने वाली हैं ये आपको बताएंगे। तो 7 अहम खबरों पर आज नजर डालेंगे म्हारो राजस्थान में। और सबसे पहले बात भरतपुर के डीग में अवैध खनन का विरोध, इसे लेकर आपको खबर बता दें। भरतपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर संतों के आंदोलन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आदि बद्री और कनकांचल पर्वत को लेकर संतों का आंदोलन फिर से शुरू होने वाला है। संत बाबा हरिबोल दास ने चेतावनी दी है, जब तक पूरी तरह संरक्षित वन्य क्षेत्र नहीं हो जाता घोषित, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हरिबोल दास ने प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कुछ साधु संतों पर दबाव बनाकर उन्हें जयपुर ले जाया गया है, जिनसे सरकार का धन्यवाद कराया जाएगा। उन लोगों का आंदोलन से नहीं कोई सरोकार। तो पुलिस और प्रशासन पर संतों द्वारा कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि कुछ संतों को जबरदस्ती उनके साथ ले जाया गया है। जयपुर ले जाकर सरकार को धन्यवाद ज्ञापन दिया जाएगा। तो पुलिस पर भी आरोप लगाए गए हैं कि कुछ लोगों को इस आंदोलन से दूर किया जा रहा है। पुलिस द्वारा लोगों पर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो भरतपुर में अवैध खनन को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है संतों द्वारा, और इसी को लेकर एक बार फिर से संतों ने अल्टीमेटम दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संतों ने एक बार फिर से सरकार को अल्टीमेटम दिया है और संतों ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक कार्रवाई नहीं की जाती है, उनके मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो आपको बता दें, संत विजय दास ने इस मामले में आत्मदाह किया था और उनकी मौत के बाद से ही जो संत हैं, जो साधु हैं, वो नाराज हैं और साफ तौर पर एक बार फिर से सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि कुछ साधु संतों को दबाव बनाकर जयपुर ले जाया जा रहा है, जहां से सरकार का धन्यवाद ज्ञापन कराया जाएगा। उनका कहना है कि उन लोगों का आंदोलन से कोई सरोकार नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे दीपक पुरी इस वक्त सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे इस खबर पर। दीपक, संतों ने एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को, क्या कुछ जानकारी से लेकर? देखिए प्रियंका, जो लगातार संत आंदोलन चल रहा था और दोनों पर्वतों को बचाने की जो लगातार मुहिम संतों द्वारा चलाई जा रही थी, वो अब मामला जो है वो गर्माता जा रहा है। संतों ने अब सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उनकी 2 मांगे हैं संतों की कि जो पर्वत हैं दोनों आदि बद्री और कनकांचल, उनको पूरी तरह से संरक्षित वन्य भूमि घोषित किया जाए और वहां पर जो मशीनरी लगी हुई है क्रेशर की, उनको वहां से तुरंत हटाया जाए। और दूसरी जो मांग है कि जो संत विजयदास बाबा ने आत्मदाह किया था, उस मामले में जो भी दोषी अधिकारी थे, चाहे पुलिस के अधिकारी हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, और भी कई मंत्रियों के उन्होंने नाम लिए हैं, उनके खिलाफ जो है सरकार सीबीआई की सिफारिश करे और इस पूरे मामले की जो है सीबीआई जांच की मांग कराई जाए। उसको लेकर के उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है और यह भी आरोप लगाया है कि कुछ लोगों को, ग्रामीणों को प्रशासन ने दबाव बना करके जो है, और उसमें कुछ 2-1 संत हैं जिनका आंदोलन से ज्यादा सरोकार नहीं रहा है, उनको दबाव बना करके जयपुर ले जाया गया है और उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाई जा रही है और धन्यवाद जो है वो ज्ञापित कराया जाएगा। तो संतों ने कहा है कि उससे आंदोलन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक उनकी दोनों मांगों को नहीं माना जाता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब पूरे भारतवर्ष का जो संत है वो इस आंदोलन के साथ जुड़ गया है और ये इतना लंबा आंदोलन चलेगा अगर सरकार ने मांग नहीं मानी कि इस आंदोलन को फिर बाद में सरकार के पर काबू करना जो है सफल नहीं हो पाएगा। ये संतों ने कहा है। संत गोपेश दास हैं, उन्होंने चेतावनी दी है और इस पूरे आंदोलन को लेकर के लगातार जो
नेतृत्व कर रहे थे बाबा हरिबोल दास। अब उन्होंने भी सरकार को चेतावनी दी है कि जिस तरह से प्रशासन आग में घी डालने का काम कर रहा है वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से दबाव बनाकर ग्रामीणों को और संतों को वहां पर ले जाया गया और दीपक, ये गंभीर आरोप भी लगाए गए प्रशासन पर कि दबाव बनाकर कुछ ग्रामीणों को अपने साथ जयपुर ले गए हैं और सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। और इसके साथ ही दीपक, जिस तरीके से साधु संत अब उग्र होते जा रहे हैं, क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी उनके द्वारा, जैसे पहले भी 550 दिनों तक आंदोलन किया गया था? देखिए, साधु संतों का ये कहना है कि उनका आंदोलन तो अभी भी लगातार जारी है। हालांकि उन्होंने आंदोलन का जो तरीका है वो बदल लिया है। अब श्रीमद् भागवत कथा वहां पर कराई जा रही है, भजन कीर्तन वहां पर कराए जा रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि सरकार जल्द ही नहीं चेती तो ये जो आंदोलन है वो उग्र रूप लेगा और पूरे भारतवर्ष के जो साधु संत हैं वो यहाँ पर एकत्रित होंगे और सरकार को उन्हें काबू करना फिर सरकार के बस में नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि सरकार जल्द ही इन दोनों मांगों पर जो है सहमति जताए और जो दोनों पर्वत हैं उनको वन्य भूमि, संरक्षित वन्य भूमि घोषित करे और सीबीआई मामले की सिफारिश करे। ये उन्होंने संतों ने कहा है। संतों ने कहा है कि अब लगातार संतों का जो आंदोलन है वो एक लंबा रूप लेगा और उग्र आंदोलन की तरफ ये जो आंदोलन है वो संतों का बढ़ेगा। लेकिन दीपक, जब इससे पहले प्रशासन की ओर से समझाइश की गई थी और 15 दिन का समय मांगा गया था, तो क्या वजह इसके पीछे, क्या वहां पर कार्रवाइयां नहीं की जा रही हैं जो फिर से साधु संतों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, इस तरीके से अल्टीमेटम दिया जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं साधु संतों का यह कहना है कि सरकार के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा उन्हें गुमराह किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है और सरकार को भी सही रिपोर्ट जो है वो नहीं दी जा रही है। आईएएस कुंजीलाल मीणा पूरे मामले की जांच करने के लिए भरतपुर आए थे। उनकी भी जांच पर सवाल उठाए हैं कि उन्होंने संतों से बात नहीं की। और बिल्कुल, और सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर खनन माफियाओं पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रहा है। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं अगली खबर का। भरतपुर के डीग में अवैध खनन का विरोध करते हुए खुद का बलिदान देने वाले संत विजय दास का मामला तूल पकड़ने लगा है। राज्य सरकार की जांच कमेटी का विरोध करने वाले संतों ने अब गहलोत सरकार के लिए नई चेतावनी जारी कर दी है। गहलोत सरकार पर भड़का संत समाज। संत विजय दास का बलिदान नहीं जाएगा बेकार। खनन प्रभावित पर्वतों को संरक्षित करे सरकार, वरना आंदोलन जारी रखेगा संत समाज। जब तक से हमारे विजय दास जी के आत्मदाह किए हैं, जब तक से इसका सीबीआई जांच नहीं करते हैं सरकार और केंद्र सरकार, तब तक के लिए हम चुप नहीं बैठेंगे, इस आंदोलन के चालू रखेंगे। सुना आपने, संत बाबा हरिबोल दास ने साफ कर दिया है कि संत समाज का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक अवैध खनन से प्रभावित भरतपुर डीग की दोनों पहाड़ियों को वन्य भूमि के रूप में संरक्षित नहीं किया जाता। संतों की मांग है कि अवैध खनन कर रही मशीनों को हटाने के साथ ही उस क्षेत्र को संरक्षित किया जाए, नहीं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। साथ ही सरकार के अधिकारियों की ओर से संतों पर बनाया जा रहा दबाव पूरी तरह खत्म किया जाए। राज्य सरकार के बहुत से ऐसे अधिकारी हैं कि जो दबाव बना करके हमारे भोले भाले साधु संतों के कि जो हम लोग कभी मांग पूरी नहीं हो, उसको मांग उनको लेकर के ग्रामीणों के जिनका जो आंदोलन से कोई लेन देन नहीं, उनको ले जाने के लिए प्रशासन और राज्य सरकार ने मजबूर करा है, जो कि अभी हम लोग की मांग पूर्ण नहीं हुआ है। जो वन संरक्षित क्षेत्र हो अभी वो नहीं हुआ पूर्ण से, जो ली जा रहा है। इसके अलावा संतों ने सरकार पर साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। संतों ने सरकार के कुछ मंत्री और अधिकारियों पर साजिश के तहत आंदोलन से जुड़े संतों को भड़काने की बात कही है। संतों ने सरकार को चेतावनी देते हुए साफ किया है कि सरकार की इस कार्यवाही से उनके आंदोलन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पास जो लोग आ रहे हैं वह आपके अधीनस्थ मंत्री एवं अधिकारियों का एक षड्यंत्र है, जिस षड्यंत्र में हमारे भोले भाले 2-3 संत एवं 1-2 लोग हैं जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, उनको लाया जा रहा है। वो लाया जा रहा है केवल दबाव के कारण से, उन पर भारी दबाव डाला गया तो इसलिए लेके आया जा रहा है उनको। उनके आपके पास आने से
हम लोगों को कोई फर्क, इस आंदोलन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा भारत समाज, भारत का संत समाज अब हमारे साथ है, इस आंदोलन के साथ है। उनकी बस दो ही मांगे हैं। पहले तो जो दोनों पहाड़ हैं उन क्षेत्रों में जो लीजें दी गई थी उनको तुरंत निरस्त किया जाए, एवं वहां पर क्रैशर एवं मशीनें जो रखी हैं उनको तुरंत हटाया जाए, एवं समस्त उस क्षेत्र को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया जाए। संत विजयदास के आत्मदाह के बाद राज्य सरकार की बनाई जांच कमेटी को नकार चुके संतों ने अब सरकार के सामने नई मांग रखी है। संतों ने अवैध खनन के विरोध में अपना आंदोलन जारी रखने की बात कहते हुए राज्य सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं। संतों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो वे राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन करेंगे। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, भरतपुर। और रुक कर लेते हैं, इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। कन्हैया लाल हत्याकांड मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें, सूत्रों से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने निलंबित एएसपी राजेश भारद्वाज को फिर से बहाल किया है। सीआईडी सीबी के एएसपी को निलंबित किया गया था। लापरवाही के आरोप में यह निलंबन किया गया था। 2 जुलाई को निलंबन के आदेश जारी हुए थे और जांच के बाद राज्य सरकार ने पुनः निलंबन से बहाल किया है। तो कन्हैया लाल हत्याकांड मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निलंबित अधिकारी को फिर से बहाल कर दिया गया है। राज्य सरकार ने पुनः निलंबन से जांच के बाद बहाली की है। कपिल सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, पहले तो अधिकारी का निलंबन किया गया और अब फिर से उनको बहाल कर दिया गया है, क्या वजह रही इसके पीछे? देखिए, 28 जून को जब कन्हैयालाल की हत्या हुई थी उसके बाद में लगातार ये आरोप लग रहे थे कि ये पूरा मसला जो है इंटेलिजेंस फेल्योर की वजह से हुआ है। इसी के चलते उदयपुर सीआईडी सीबी के उस समय के जो एडिशनल एसपी थे राजेश भारद्वाज, उनका निलंबन किया गया था। उसके बाद में इसकी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रैंक के वरिष्ठ रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा इसकी जांच की गई थी और उस जांच में संभवतः ये सामने आया है कि इस पूरे घटनाक्रम में इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं रहा है और इसी जांच के बाद में राजेश भारद्वाज की पुनः बहाली की गई है। तो देखिए, अब पहले पुलिस की लापरवाही और इंटेलिजेंस फेल्योर के आरोप लग रहे थे, लेकिन अब इंटेलिजेंस के जो अधिकारी थे उनकी बहाली कर दी गई है। ऐसे में अब इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही हाल फिलहाल सामने आ रही है, लेकिन अभी भी इस मामले को लेकर जो उच्च अधिकारी है वो जांच में जुटे हुए हैं। प्रारंभिक तौर पर इंटेलिजेंस फेल्योर की बातें अब जो है वो गलत साबित हो रही है और इसी के चलते राजेश भारद्वाज, जिनका निलंबन 2 जुलाई को किया गया था, उनकी बहाली की गई है। जी, लेकिन कपिल, पहले निलंबन किया गया, ये निलंबन किस आधार पर किया गया और अब फिर से बहाली की गई है, ये किस आधार पर किया गया है? जांच कहां तक पहुंची है ये? देखिए, प्रारंभिक तौर पर जैसे ही 28 जून को ये घटना हुई थी उसके बाद में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। विपक्ष ने इस पूरे मसले में इंटेलिजेंस फेल्योर का हवाला देते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की थी। तो ऐसे में सरकार ने प्राथमिक तौर पर जिस तरह की जानकारी, जो शुरुआती जानकारी थी, वो सामने आने पर पुलिस के कुछ अधिकारियों को और इंटेलिजेंस में सीआईडी सीबी के उदयपुर के एडिशनल एसपी को निलंबित किया था। उसके बाद में जांच जो है वो उच्च अधिकारियों के द्वारा लगातार इस समय भी जारी है। जो प्रारंभिक जांच जो अब तक की गई है उसमें इंटेलिजेंस फेल्योर की संभवतः बात की पुष्टि नहीं हुई है और यही वजह है कि राज्य सरकार ने जो निलंबन का आदेश 2 जुलाई को राजेश भारद्वाज के लिए दिया था उसे वापस ले लिया और अब राजेश भारद्वाज को इस निलंबन आदेश से बहाल कर दिया गया है। जी बिल्कुल कपिल, तो कुल मिलाकर ये जो निलंबन की कार्रवाई की गई थी वो महज खानापूर्ति की गई थी और फिर से अब बहाली कर दी गई। बहुत शुक्रिया आपका कपिल इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात भीलवाड़ा की, जहां आसिंद उपखंड मुख्यालय से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नदी में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग आसिंद स्वास्थ्य केंद्र पर जमा हो गए। दोनों भाई नदी में घुसकर नहा रहे थे। इसी दौरान खारी नदी में डूबने से उनकी मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं स्थानीय तहसीलदार आशीष सोनी ने बच्चों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। इस समय हम लोग सीएचसी खड़े हैं। सीएचसी में यहाँ परिवार वालों से, लोगों से उनको सांत्वना और समझाइश की जा रही है।
बच्चों के लिए परिवार वालों ने अभी सहमति दी है कि रिपोर्ट दे रहे हैं और शीघ्र बच्चों का पोस्टमार्टम करवाने के लिए सहमति हुई है। बच्चों का पोस्टमार्टम करवाने के साथ ही शीघ्र ही इनसे जो भी मैक्सिमम सहायता जो राज्य सरकार के नियमानुसार बन पाएंगे उन्हें हम शीघ्र यहाँ से बनवा कर प्रेषित कर देंगे। 2 बच्चे नदी में खेल रहे थे। खेलते समय नदी में गड्ढे में पानी भरा हुआ था बारिश का, उनमें से 2 बच्चों की मौत हुई और बॉडी निकाल के मोर्चरी में रखी गई है। पीएम करवाया जा रहा है और कुछ ऐसे उपाय किए जा रहे हैं ताकि बच्चे नदी में इस प्रकार से जाने से पहले घर वालों को भी जागरूक कर रहे हैं और इस प्रकार की आइंदा घटना न हो। और रुक लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर अजमेर हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। केमिकल से भरा हुआ टैंकर पलट गया। तेज रफ्तार में दौड़ रहा ये टैंकर बेकाबू हुआ और पलट गया। जोबनेर के पास नरसोदा गांव के पास ये हादसा हुआ। जयपुर ग्रामीण और पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद है। सड़क किनारे पलटा केमिकल से भरा टैंकर। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम भी इस वक्त मौके के लिए रवाना हो चुकी है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर अजमेर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। केमिकल से भरा टैंकर यहां पर पलट गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से ये टैंकर आ रहा था और इसी दौरान बेकाबू होकर ये टैंकर सड़क पर पलट गया। विष्णु सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, ये टैंकर जो पलटा है अभी उसे लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्या इसे उठा लिया गया है? इस वक्त जो स्थिति है वो ये है कि टैंकर जो पलटा हुआ है और जयपुर एक्सप्रेस हाईवे की घटना है। जयपुर अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर नरसोदा गांव के पास में ये घटना हुई है, जहां पर जोबनेर और दूधपानी की पुलिस की जो है मौके पर है और काफी संख्या में लोग भी वहां पर इकट्ठा थे। चूंकि टैंकर से जो केमिकल का जो रिसाव है वो लगातार जारी है, तो ऐसे में जयपुर से सिविल डिफेंस की टीम को यहाँ मौके के लिए रवाना किया गया ताकि किसी भी तरह की यदि कोई आपदा होती है, घटना होती है तो उसको रोका जा सके। तो फिलहाल हालांकि स्थिति जो नियंत्रण में, केमिकल का रिसाव जारी है और जल्द ही जो है उसको काबू में कर लिया जाएगा। लेकिन बता दें कि यह टैंकर अभी तक की जो जानकारी है वो सामने आया कि वो अजमेर से जयपुर की तरफ आ रहा था, तभी नरसोदा गांव के पास में तेज रफ्तार टैंकर बेकाबू हुआ और लेकिन ड्राइवर ने सड़क किनारे गाड़ी को घुमा दिया ताकि सड़क पर कोई हादसा होने के बजाय वो सड़क किनारे जाके पलट गया। जी बिल्कुल। और विष्णु, जिस तरीके से लगातार इस टैंकर से केमिकल का रिसाव हो रहा है, हो सकता है यहाँ पर बड़ा हादसा भी हो। जल्द से जल्द इसे रेस्क्यू करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर में क्राइम ब्रांच की मुस्तैदी से गैंगवार टल गई। यहाँ मानसरोवर इलाके में वंदे मातरम रोड पर एक होटल में मौजूद 7 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक देसी कट्टा, रिवॉल्वर और कई कारतूस बरामद किए। मिले जानकारी के अनुसार भरतपुर जिले के रहने वाले इन बदमाशों को जमीन पर कब्जे के विवाद में देवेंद्र सिंह नाम के एक शख्स ने पत्रकार कॉलोनी में बुलाया था, जहां दूसरे गुट के बदमाश भी मौजूद थे। दोनों गैंगों के बदमाशों के बीच टकराव होता, इसके पहले पुलिस ने दबिश देकर बदमाशों को धर दबोचा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से सहयोगी विष्णु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, कैसे मिली पुलिस को ये बड़ी कामयाबी? विष्णु, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी विष्णु, बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को, कैसे मिली ये कामयाबी बताइएगा जरा। देखिए, जयपुर में लंबे समय से कई सारी ऐसी घटना हुई है जो कि जमीनी विवाद को लेकर के सामने आ रही है, जिनमें गैंगवार की जो है सबसे बड़ी जो घटना है वो जयपुर में है, जहां पर यूपी और भरतपुर, उसके अलावा जो बाहर के जो बदमाश है, हरियाणा के बदमाश, वो लगातार जयपुर राजस्थान में आ रहे हैं। वहीं पर इसी तरह की जो घटना है वो आज एक और देखने को मिली, जहां पर लेकिन गैंगवार से पहले जयपुर पुलिस ने मानसरोवर में 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो कि राजस्थान में भरतपुर जिले के रहने वाले। और जयपुर में मानसरोवर इलाके में पत्रकार कॉलोनी जहां पर है, वहां पर जमीनी विवाद में देवेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने इन बदमाशों को यहां पर बुलाया था और यहीं पर जो दूसरी जो गुट था उसके बदमाश भी जयपुर में आए हुए थे। इस बीच मानसरोवर पुलिस की सूचना पर 7 बदमाशों को जो है यहाँ पर गिरफ्तार किया गया और क्राइम ब्रांच के को सूचना मिली थी कि इस तरह के जो बदमाश है जयपुर में आए हुए हैं, एक होटल में ठहरे हुए हैं।
इसके बाद पुलिस ने होटल में रेड मारी और रेड मारने के दौरान 7 बदमाशों को जयपुर में होटल में से धर दबोचा। उनसे पूछताछ की तो सामने आया कि लैंड डिस्प्यूट के मामले में गैंगवार के चक्कर में ये लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही मुस्तैदी दिखाते हुए इस गैंगवार को टाला और 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल विष्णु, और क्राइम ब्रांच की ओर से समय रहते सही सूचना दी गई और पुलिस को भी ये बड़ी सफलता मिल गई। विष्णु, अभी भी पूछताछ की जा रही होगी, जो लोग वहां से पकड़े गए हैं क्या और भी खुलासे हो सकते हैं, और भी लोग जुड़े हो सकते हैं इस गैंगवार से? जी देखिए, बिल्कुल इसमें जो एक जो बदमाश जो है, कौशलेंद्र नाम का जो बदमाश है, उसके सामने है कि वो भरतपुर में जो है, जो भरतपुर पुलिस है वहां पर जानलेवा हमले की वारदात में वांटेड है, जहाँ पे वांछित है, जिसकी तलाश भरतपुर पुलिस कर रही थी। तो ऐसे में अब भरतपुर पुलिस कौशलेंद्र से पूछताछ करेगी। इसके अलावा जो बाकी जो 6 आरोपी हैं वो भी भरतपुर के ही रहने वाले हैं, तो उनसे भी गहनता से पूछताछ की जाएगी, इनके आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। हालांकि अब तक की जो जानकारी है उसमें कई बदमाशों के भरतपुर में कई जो घटनाएं वारदातें उनके कई मुकदमे वहां पर दर्ज हैं। तो ऐसे में क्राइम रिकॉर्ड जो इन सभी का है, और पुलिस और गहनता से पूछ सकती है कि सामने वाले गुट में जो हैं वो लोग कौन इसमें शामिल है। इसके अलावा देवेंद्र सिंघल, जो कि ये नाम सामने आ रहा है कि देवेंद्र सिंघल नाम के व्यक्ति ने ही इन बदमाशों को भरतपुर से बुलाया था। तो ऐसे में पुलिस अब देवेंद्र सिंघल की तलाश कर रही है और उससे पूछताछ की जाएगी कि कितनी मोटी रकम देकर के इन बदमाशों को भरतपुर से जयपुर के लिए बुलाया गया था। तो फिलहाल अभी देवेंद्र सिंह से पूछताछ नहीं हो पाई है। बाकी जो बदमाश गिरफ्त में है और मानसरोवर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच जो कि कमिश्नरेट की CST टीम है वो उनसे पूछताछ कर रही है। जी विष्णु, पुलिस से क्या आपकी बातचीत हो पाई? जो देवेंद्र सिंघल अभी बदमाश फरार है उसे किस तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा, क्या कुछ रणनीति पुलिस की ओर से बनाई गई है? देखिए बिल्कुल, पुलिस की जो टीमें थी लगातार मोबाइल सर्विलांस के आधार पर कई सारे जो है काम करी थी। इसी बीच जो CST यानी कि क्राइम स्पेशल टीम है उनके सिपाही को सूचना मिली कि वंदे मातरम रोड पर। जी बिल्कुल, और विष्णु, एक बड़ा गैंगवार टाल दिया गया है पुलिस की ओर से, बड़ी सफलता। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।